हेलो फ्रेंड, आप लोगों का संदेश कैरियर पॉइंट पे फिर से स्वागत है। हमने आपको पिछले क्लास के हमने आपको पिछले क्लास में कार्य ऊर्जा सामर्थ्य पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको कार्य के विषय में बताए थे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का बीमा क्या होते हैं, हमें कौन सी ऊर्जा के विषय में पढ़ना है। तो बात करते हैं ऊर्जा को, तो ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर यहाँ पे इसके मात्रक की बात करें, इसके बीमा की बात करें और इसके राशि की बात करें, तो आपके जो ऊर्जा के मात्रक होते हैं, ऊर्जा का मात्रक आपके एमकेएस पद्धति में मात्रक आपका होता है जूल, या इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं। या इसी को हम लोग किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा होती है ml² t-2। और ऊर्जा कैसी राशि है, तो ये भी आपका एक अदिश राशि है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका कई कई प्रश्न आता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, या हम इसको न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं, या तो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा ml² t-2। और ये कैसी राशि होती है, तो ये आपका एक अदिश राशि है। अगर बात किया जाए तो ये जो आपका जूल होता है, ये कौन सी पद्धति में मात्रक है, तो ये आपका एमकेएस पद्धति में। अगर बात करें सीजीएस पद्धति में, तो आपको एक बात बता दें, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक आपका क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। और जूल और अर्घ में क्या होता है, तो हमने आपको मापन बताए थे कि आपके एक जूल बराबर 10 के 7 अर्घ। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका अगर पूछेगा एक जूल बराबर कितना अर्घ, तो एक जूल बराबर 10 के 7 अर्घ। और ये जो अर्घ होता है, ये ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है, परंतु किस पद्धति में होगा, तो सीजीएस पद्धति में अर्घ होगा, और एमकेएस में कहेगा तो आपका जूल होगा। तो यहाँ पे आपको एमकेएस या एसआई या सीजीएस पद्धति के नाम से आपका कहेगा। और आपके ये जो ऊर्जा की क्षमता होती है, या ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ऊर्जा को हम लोग कैलोरी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं, या कहीं कहीं इसी को हम लोग 4.2 जूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक होता है, अगर सीधा मात्रक पूछेगा तो ऑप्शन में जूल, न्यूटन मीटर, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर में कोई एक ऑप्शन में दिया जाएगा, आप करेंगे। बीमा पूछेगा तो ml² t-2। कैसी राशि होती है, तो ये आपका अदिश होती है। ऊर्जा का अगर एमकेएस या एसआई पद्धति में पूछेगा तो जूल, न्यूटन मीटर, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जबकि पूछेगा ऊर्जा का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या है, तो सीजीएस पद्धति में आपका क्या है, अर्घ है। और एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, तो एक जूल बराबर 10 के 7 अर्घ होते हैं। और एक कैलोरी में कितना मान होता है, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल होते
बात करते हैं। अब यहाँ पे होगा तो ऊर्जा के विषय में। ऊर्जा के आप लोग जानते हैं विभिन्न स्वरूप होंगे, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परंतु यहाँ पे हमें कौन सा ऊर्जा पढ़ना है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, और इस गतिज ऊर्जा को हम लोग के ई काइनेटिक एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड के, किसी वस्तु या पिंड के गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु या पिंड के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये जो गतिज ऊर्जा होता है इसका साधारण सा सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ये हमारा गतिज ऊर्जा का क्या होता है? सूत्र होता है। इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका भी जो मात्रक होता है, जो बीमा होगा, जो राशि होगा, वो आपके ऊर्जा, मतलब इसके भी जो मात्रक होंगे वो क्या होगा? जूल होगा। और इसका भी बीमा क्या होगा? mL²T-2। और आप जानते हैं कि हमारा द्रव्यमान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, और आपका वेग भी क्या होगा? सदैव धनात्मक होते हैं। इसलिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं यह आपके जो गतिज ऊर्जा होते हैं वह सदैव धनात्मक होते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होता है? धनात्मक होते हैं। अगर इस गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं बंदूक से निकली हुई गोली की गति, बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी, ऐसे जो भी होगा, जो भी एक गति में होंगे वे सभी आपके क्या होगा? गति। सड़क पर चलता हुआ मोटरसाइकिल या मोटर कार, वह सभी हमारे क्या होंगे? गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल होंगे। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो किसी पिंड या किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², या इसी को हम कह सकते हैं 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कैसी राशि है? तो सदैव ये क्या होगा? धनात्मक। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं बंदूक से निकली हुई गोली की गति, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, ये सब आपके एग्जाम्पल है। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि आप ये बताइए कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताते हैं काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², या हम लोग 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अर्थात आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। अर्थात आप कह सकते हैं गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग के दोनों के अनुक्रमानुपाती होंगे, और द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, वेग को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेंगे। आप यहाँ पे ये कह भी सकते हैं कि आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती किसके है? द्रव्यमान के है।
और दूसरा अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी आपके वेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। अर्थात आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि आपका जो द्रव्यमान है यह द्रव्यमान गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात आप जितना द्रव्यमान को बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा भी आपका उतना ही बढ़ेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु या किसी पिंड के द्रव्यमान को 10% वृद्धि करने पर उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका जो वेग है वो वेग कांस्टेंट के लिए कहेगा। जब आपका द्रव्यमान 10% होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका कितना होगा 10%। अर्थात आपका द्रव्यमान जितना प्रतिशत वृद्धि होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी वृद्धि होगा। यदि आप द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना होगा, यदि द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आपका क्या होगा आधा होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे गतिज ऊर्जा वेग के स्क्वायर यानी वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेग को जितना वृद्धि करते हैं अर्थात जितना बढ़ाते हैं उसका सदैव क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यदि आप वेग को क्या करें दोगुना करें, अगर वेग को दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा 4 गुना। अगर वेग को 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 3 का स्क्वायर 9। अगर 1/2 करेंगे तो 1/4, 1/3 करेंगे तो 1/9। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो आपके गतिज ऊर्जा होते हैं वह वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात आप वेग को जितना बढ़ाते हैं या वेग को जितना गुना करते हैं उसका सदैव स्क्वायर या वर्ग कर देने पर आपका गतिज ऊर्जा प्राप्त होगा। जैसे कह देगा कि यदि किसी पिंड के या किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा, अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना होगा 4 गुना बढ़ेगा। लेकिन कितने गुने की वृद्धि होगा, तो आपका गुना कहेगा तो उसमें से सदैव का करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितने गुने की वृद्धि होगा तो आपका 3 गुना का। किसी वस्तु का पिंड का कर देगा 3 गुना वृद्धि करने पर कितना गुना बढ़ेगा, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1/2 करेगा तो 1/4। तो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा पे आपका न्यूमेरिकल भी है, तो हम आपको न्यूमेरिकल कार्य ऊर्जा सामर्थ्य का, इसके बाद आपका एक टॉपिक जब ये लेसन आपका कार्य ऊर्जा सामर्थ्य टॉपिक आपका समाप्त होगा तो उसके बाद हम एक आपका कार्य ऊर्जा सामर्थ्य का पूरा न्यूमेरिकल ही एक साथ आपका क्या करेंगे सॉल्व करा देंगे। अभी यहाँ पे हम आपको थ्योरी के रूप में केवल क्या करते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन क्या कहाँ पे किस तरह से होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका क्या हुआ क्लियर हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या आते हैं कि संवेग, बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होते हैं, संवेग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि संवेग का आपका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, या जिसे हम लोग कहते हैं P बराबर mv। मात्रक की बात करते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। बीमा की बात करते हैं तो बीमा का आपका हो जाएगा mLT -1। और ये कैसी राशि होता है, तो यह जो संवेग है यह आपके सदैव सदिश राशि होते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछेगा संवेग क्या होते हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी द्रव्यमान वाली वस्तु में वेग अगर उत्पन्न वेग है तो उसे हम क्या कहेंगे संवेग कहेंगे, सीधी सी बात। या तो आप कह सकते हैं संवेग किससे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर P बराबर mv
या संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। मात्रक या यूनिट की बात करते हैं तो इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बीमा क्या होंगे, MLT माइनस 1। राशि कैसी होती है, तो सदिश। इसका जो मात्रक होता है ये तो MKS में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कभी कभी आपका जो मात्रक होता है वहां पे लिखने के लिए नहीं, तो वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, तो वहां पे कभी कभी ये प्रश्न ये आपका नहीं दिया जाता, इसको कभी कभी चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर बात करें, आपका जो मात्रक दिया गया है, आपका जैसे हमें मात्रक पता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यदि इसी में हम सेकेंड को अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकेंड होगा तो ये सेकेंड स्क्वायर होगा। और आप जानते हैं ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो हमारा इसका जो मात्रक होगा हम इसको न्यूटन इंटू सेकेंड भी क्या कर सकते हैं। तो ये बात को आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो कभी कभी अगर प्रश्न आएगा कि आप ये बताइए कि संवेग का मात्रक अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो वहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। इन बातों को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और यहाँ पर आपके ये जो संवेग होते हैं इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, जैसे कभी कभी पूछ जाता है कि किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। जैसे आपका देगा संवेग, यहाँ पर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप इसको अगर आप पक्षांतर करेंगे तो आप लिख देंगे संवेग अपान वेग बराबर द्रव्यमान। अर्थात आप कह सकते हैं किसी वस्तु के संवेग और वेग का अनुपात उसके द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यहाँ पे ये परिवर्तन आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसको संवेग को क्यों पता है, क्योंकि इसके बाद हमें गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। अर्थात आपको कह सकते हैं कि हमें संवेग और गतिज ऊर्जा में सूत्र बताना है कि कौन सा, और वो जो आपका सूत्र है वो आपके हमारे यूपी टेट एग्जाम में आपका 5 से 8 में भी आ चुका है, 6 से 8। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। हमने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होंगे, 1/2 mv स्क्वायर। अभी हमने आपको अभी जस्ट बताया कि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तो यहां से आप v का मान निकाल लेंगे, v बराबर क्या होंगे, P/m। इस v का मान, इस v का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 यम, भी का मान रखेंगे P/m का स्क्वायर, और जब रखेंगे तो 1/2 यम गुणे P स्क्वायर अपान m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर अपान 2m काइनेटिक एनर्जी। या इसी को हम कहीं कहीं लिख देते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर इंटू 2 गुणे द्रव्यमान। अर्थात आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और P स्क्वायर अपान 2m, या गतिज ऊर्जा और संवेग का स्क्वायर अपान 2 गुणे द्रव्यमान। अर्थात आप कह सकते हैं गतिज ऊर्जा हमारा संवेग की क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अर्थात संवेग को जितना बढ़ाते हैं गतिज ऊर्जा में भी आपका संवेग को जितना बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा उसका ही संवेग का स्क्वायर के बराबर होगा।
अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि संवेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना करेंगे तो 3 त्रिके 9। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा वेग, संवेग और गतिज ऊर्जा, यह जो गतिज ऊर्जा होंगे यह वेग और संवेग के सदैव क्या होंगे, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। जैसे अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो संवेग और वेग दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, और वेग जितना बढ़ाएंगे संवेग भी उतना ही बढ़ेगा। तो वेग 2 गुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना होगा, परंतु ये जो गतिज ऊर्जा होगा वेग का भी स्क्वायर होगा और संवेग का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर ये क्या होगा, 4, 3 करेंगे संवेग भी 3 होगा लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगा, 9 होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है यह हमारे वेग और संवेग का सदैव क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र ही है 1/2 mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि यहाँ पे संवेग में गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे कभी कभी एक प्रश्न आया था, दे देगा निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताइए। तो ये आप इस सूत्र याद कर लेंगे, या इसी को कहीं कहीं अगर आप पक्षांतर करेंगे, अगर इसको लिखेंगे जैसे आप देखेंगे तो आप लिखेंगे पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को केवल के लिख दीजिए समझ जाएंगे, पी स्क्वायर अपान 2m। तो आप लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर 2km, तो P बराबर अंडर रूट में 2km। ये आपका गतिज ऊर्जा और इसमें भी क्या होगा सूत्र। तो थोड़ा सा पक्षांतर है तो उसको आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि उसका रिलेशन क्या होगा। जैसे पूछ देगा कभी कभी निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध स्थापित कीजिए, या निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा और संवेग में कौन सा सूत्र सही है। तो ऑप्शन में ये दे देगा, ये नहीं दे देगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आप इसको रूपांतर करके चेंज करके वहां पे बता सकते हैं कि कौन क्या है। ये आपका यूपी टेट आपका जो पेपर हुआ था 6 से 8 अभी हाल में, उसमें ये प्रश्न आपका आया था। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। इसके बाद आप बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं किसी वस्तु के विशेष अवस्था किसी वस्तु के विशेष अवस्था या विरामावस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, किसी वस्तु के विशेष अवस्था या विरामावस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर सूत्र होता है mgh, यम आपका द्रव्यमान, जी गुरुत्व, एच आपका ऊंचाई। इसका भी मात्रक बीमा आपका वही होता है, इसका भी स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक आपका क्या होगा, जूल होगा। बीमा भी क्या होगा, ml²T-2। इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एग्जाम्पल क्या है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, खींचा हुआ स्प्रिंग या दबाया हुआ या कमानीदार स्प्रिंग,
सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है चाबी वाली घड़ी, धनुष खींचा हुआ बालक। इसके एग्जाम्पल और, लेकिन ये आपके जितने भी एग्जाम्पल हमें बताया था ये सभी आपके रेलवे एसएससी में आए हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है चाबी वाली घड़ी। स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विशेष अवस्था या विरामावस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh द्रव्यमान गुरुत्व जी एच ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे है तो अगर वो ऊंचाई पे स्थिर है तो ऊंचाई के कारण भी उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न, जैसे सेलिंग फैन होता है जो छत पे आपका छत के फर्श पे जो पंखा लगा होता है जिसे सेलिंग फैन कहते हैं, वह सेलिंग फैन अगर स्थिर है मतलब अगर वो क्या हो बंद है तो उसके ऊंचाई के कारण भी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये आपका होगा बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, खींचा हुआ स्प्रिंग, चाबी वाली घड़ी, धनुष खींचा हुआ बालक, यह सभी आपके इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और ये सूत्र भी आते हैं। इसके बाद आप लोग एक सुने होंगे मैकेनिकल एनर्जी, या उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा पूछा जाता है किन दो ऊर्जा का योग होता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल बताइए। अगर हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा, बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा का, तो यह जो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं यह यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? योग होता है। या कह देगा यांत्रिक ऊर्जा क्या होंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होगा। या कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं छत पर दौड़ता हुआ बालक, उड़ती हुई चिड़िया। अगर आप बात किया जाए कि इसके कौन से आपके यांत्रिक ऊर्जा की एग्जाम्पल हो, यदि कोई वस्तु किसी एक ऊंचाई पर के साथ अगर वो गति कर रहा हो तो ऊंचाई के कारण उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण क्या होगा? गतिज ऊर्जा। इसलिए इसके एग्जाम्पल छत पर दौड़ता हुआ बालक, क्योंकि छत आपका एक ऊंचाई पे होगा तो उसके कारण क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। बालक दौड़ रहा है तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा। उड़ती हुई चिड़िया, उड़ता हुआ हवाई जहाज, यह सभी आपके गति यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे आपका यह ऊर्जा आपका क्लियर हुआ कि ऊर्जा क्या क्या होते हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य किसे कहते हैं? सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? सामर्थ्य का बीमा क्या होता है? या इसी सामर्थ्य को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, जिसका एक अन्य नाम होता है जिसे हम लोग शक्ति कहते हैं। अगर सामर्थ्य की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं।
सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, जिससे हम लोग P बराबर W/T। मात्रक की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, या इसी को हम लोग वाट कहते हैं। बीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आते हैं कि यह जो आपका सामर्थ्य होते हैं, यह सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। ये कंफ्यूजन करता है, हमने बताया था कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य। इसीलिए सामर्थ्य और ऊर्जा के आपके हमेशा परिभाषा पूछे जाते हैं। आप लोग आधा प्रश्न पढ़ेंगे केवल कार्य करने की, तब तक ऑप्शन में होगा ऊर्जा पहला, उसी को आप टिक कर देंगे हमारा आंसर सही है। तो वहां पे आपको पूरा प्रश्न पढ़ना होगा। कार्य करने की क्षमता होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। कार्य करने की दर को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। और ये जो सामर्थ्य होते हैं उसका सूत्र होता है कार्य बटे समय, जिसे हम लोग P बराबर W/T। इसका मतलब जूल प्रति सेकेंड या वाट, बीमा आपका mL²T-2। और यहाँ पे ये पूछा भी जाता है कि 1 वाट किसके बराबर होता है, तो आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड का मान वाट होगा, या कहीं कहीं पूछ देगा कि वाट और सेकेंड के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो वाट और सेकेंड के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसके कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान दीजिए। यह जो शक्ति होता है इसका तो मात्रक आपका वाट होता है, लेकिन इस शक्ति का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसे हम लोग एक अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं। आपका यहाँ पे शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग एक अश्व शक्ति कहते हैं। और ये जो अश्व शक्ति होते हैं इसको हम लोग HP के नाम से कहते हैं। तो 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746। और हमारे जितने भी मशीन होते हैं उसके जो मोटर होते हैं वो सदैव हमारा हार्स पावर में आता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे आपके घर में समरसेबुल लगा होगा तो वो पूछा जाता है कितने हार्स पावर या कितने अश्व शक्ति का होता है, तो 1 अश्व शक्ति कितना वाट होगा, 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तो 1 किलोवाट बराबर 1000। 1 मेगावाट बराबर कितने वाट होते हैं, तो 10 के पावर 6 वाट। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, या इसी को लिख सकते हैं 3600 जूल। और जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका 1 अश्व शक्ति वाट कितना वाट, 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, 10 के पावर 6 वाट। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये कैसे आपका आया, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। आप देखेंगे हमें निकालना है 1 किलोवाट घंटा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। और अभी हमने आपको जस्ट बताए भी थे कि वाट और सेकेंड का गुणनफल क्या होता है, जूल होता है। तो इसको हमें कितना किसमें बदलना है, जूल में। तो हमें 1 किलोवाट को किसमें बदलेंगे, 1000 वाट में। तो 1 किलो बराबर कितना वाट,
1000 वाट। और इसको किससे बदलेंगे सेकेंड में, तो 1 घंटा में कितना होते हैं सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 36 2 3 2 5, तो 10 के घाते 5, और वाट और सेकेंड का गुणनफल जूल होगा, तो इसको हम 36 गुणे 10 के पावर 5 या 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक है। और हम लोग जो घर में बिजली उपयोग करते हैं वह किलोवाट घंटा ही होता है, और 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम ये बताएंगे कैसे वहां पे घरेलू बिजली को कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो ये हमारा कार्य ऊर्जा सामर्थ्य आपका समाप्त हुआ। इसको आप लोग 1-2 बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम इसी कार्य ऊर्जा सामर्थ्य का आपका न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको सभी का कार्य का, ऊर्जा का, सामर्थ्य का आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी रेलवे जैसे संबंधित एग्जामों के लिए आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा